ये फिर पॉलिटी में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ मूवमेंट, एंटी करप्शन एंटी ग्राफ्ट बॉडीज़ के तौर पर हम लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं पॉलिटी के अंदर। पहला लोकपाल और लोकायुक्त, दूसरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तीसरा सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, चौथा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। आज उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सुनते हो उसके बारे में, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पिंजड़े में बंद तोते की तरह तुम बर्ताव करते हो, जैसा सरकार कहती हो वैसा बोलते हो, ये ठीक बात नहीं। ओके, लेकिन इस संस्था को पढ़ना जरूरी है। देखिए, किसी ज़माने में इस संस्था को जन्म दिया गया, कारण समझो कब जन्म दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 1940-41 का समय था, जब रशिया भी उसमें घुस गया ना बड़े पैमाने पर। अंग्रेजों का यहाँ पर तंत्र बना हुआ था। डर और भय तो रहता ही है कि कहीं जो भी वॉर प्रैक्टिसेस के लिए, वॉर फ्रंट के लिए, सेना के लिए, जवानों के लिए हमने रसद मंगाई, वर्दियाँ, जूते, इन सब चीज़ों की प्रोक्योरमेंट, इनके आगे ट्रांजैक्शन में कोई ब्राइबरी तो नहीं हो रही, कोई करप्शन तो नहीं हो रही। तो जो उस समय का वॉर डिपार्टमेंट था, वो किसी भी तरह की सप्लाईज़ में कोई करप्शन, कोई ब्राइबरी, कोई ऐसी प्रोसेस अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है, तो उस ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए, उसके क्राइम और उसके जितने भी एंड ब्राइबरी के कंसेप्ट कंट्रोल करने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट स्थापित की गई थी उन जमानों में अंग्रेज़ों की सरकार के द्वारा। SPE क्या स्थापित की गई? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। बाद में इसका घेरा आगे बढ़ा के रेलवे तक कंसेप्ट बढ़ा दिया गया, और फिर तो 1946 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ही पास कर दिया गया। ये ऐसा ही चलता रहा। इसका नाम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 हो गया। तो इस तरह की एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश की गई थी। स्पेशल पुलिस का ज़्यादा काम विजिलेंस का था, जैसे कि सतर्कता रखना। खुद सतर्क रहेंगे तो सामने वाले भी सतर्क रहेंगे, किसी तरह की करप्शन नहीं करेंगे। ये अपना सतर्कता का काम करती थी। क्योंकि ये सतर्कता का काम अधिक तौर पर करती थी, तफ्तीश के लिए कोई संस्था नज़र नहीं आ रही थी। तो तफ्तीश के लिए एक संस्था बनाई गई 1963 में, वो था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, नाम में ही पता लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन। वो विजिलेंस में ज़्यादा फोकस कर रही थी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए था, तो हमने वो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया। नया कानून बनाने की इसके लिए ज़रूरत पड़ी होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑलरेडी है 1946 वाला, तो नया कानून क्यों बनाए? उसी बने हुए एग्जिस्टिंग कानून में से इसको प्रावधान दे दिए, शक्तियाँ दे दी, काम दे दिया। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ही अपनी शक्तियाँ ग्रहण करते हैं, अपना काम ग्रहण करते हैं और आगे काम करते हैं। तो आज की डेट में तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को इक्वलेंट टू CBI ही कर दिया है, वो ऐसे ही कहने में आता है। आई बात समझ में? स्पेशल पुलिस शब्द का इस्तेमाल बाद में किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ होगा आज़ादी के बाद? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है, तो राज्यों की अपनी पुलिस है, तो उसे हम स्टेट पुलिस कहते हैं। तो स्टेट पुलिस ऑलवेज एग्जिस्ट करती रही। आई बात समझ में? इसके तहत उन स्टेट पुलिस के अलावा जो पुलिस केंद्र सरकार के द्वारा अब काम कर रही है और उसने क्रिएट की है, वो है स्पेशल पुलिस। किस एक्ट के तहत? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। खास तौर पर किस राज्य से जोड़ करके? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ओके, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला। क्लियर? वेरी गुड। उसके तहत अब हुआ क्या? करप्शन के दौर में ये देखा जाना कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी को बढ़ाना जरूरी है, करप्शन फ्री गवर्नेंस प्रोवाइड करनी है। 1960 के दशक में मैंने आपको बताया था, ये मुद्दा बड़ा आगे चढ़ा और इसके लिए संस्थाएं बनाई जरूरी थी। तो संस्था बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, सांथानाम कमेटी। सांथानाम कमेटी को कहा कि भाई आप देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कैसे करें। 1962 से 64 के तहत इस कमेटी ने काम किया। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के दम पर आप देखिए 1964 में CBC बना, और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के दम पर 1963 में CBI इस्टेब्लिश होगा। तो 1963 में CBI सेटअप हुआ, ये कैबिनेट के निर्णय से हुआ, तो ये रेजोल्यूशन से ही हो गया कैबिनेट के। और उस समय में किस मंत्रालय के तहत? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत हुआ करता था 1963 में, ये उसके तहत आता था, होम मिनिस्टर के तहत आता था। ये रेजोल्यूशन से बना है, तो ये एक तरह की नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर कहानी? इसे शक्तियाँ जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से मिलती हैं। ओके, अगर मैंने ये किसी लेक्चर में गलती से, वैसे तो हुआ नहीं होगा लेकिन मन में ऐसा आ रहा है कि कहीं कह दिया होगा कि सन 2003, 4, 5 के अराउंड इसको भी स्टैट्यूटरी कर दिया गया है, तो ये ठीक नहीं है, ये तो गलत बात है। इट इज़ नॉट करेक्ट। केवल CBC को किया गया था 2003 के अराउंड, इसको नहीं।
ओके, आज ये एक अटैच्ड ऑफिस है। आज ये किसके साथ अटैच है बताता हूँ। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस है ना, एक ऐसी मिनिस्ट्री मैंने बताई थी ना, उसके तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग DOPT, अब ये उसके तहत आता है। यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आता है। उसके तहत आता है एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, उसके साथ अटैच किया गया है इसे। ओके, और जब उसके साथ अटैच कर दिया गया तो एक चीज़ और अटैच कर दी गई, दिल्ली स्पेशल पुलिस भी इसी में मर्ज कर दी गई, वो मैंने अभी आपको बताया। अब जब दिल्ली स्पेशल पुलिस ढूंढने जाओगे तो क्या मिलेगा भाई, CBI का दफ्तर। उसी के बाहर खड़े हो किसी से पूछ लो दिल्ली स्पेशल पुलिस का दफ्तर बताना, मैं 30 साल पहले भी आया था, वो कहेगा चुप करके अंदर घुस, यही है CBI वाला दफ्तर। इसी में एक कमरा पुराना डाल के रखा होगा अभी भी दिल्ली स्पेशल पुलिस का नेम, ताकि तुम्हारे केसेस फर्दर CBI रेफर कर रहा है ये तुम्हें समझाया जा सके। ओके, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा भी है। नाउ इट इज़ विद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो मर्ज्ड विद द CBI। इतनी बात समझ में आ गई। रिकमेंडेड बाय द सांथानाम कमेटी, इसलिए फिर ये CBI स्थापित किया गया था। ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है CVC और लोकपाल को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए CBI के बिहाफ, CVC के बिहाफ पर भी इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि वो तो विजिलेंस कमीशन है, और लोकपाल के तहत तो ये इन्वेस्टिगेशन करेगी ही करेगी। लोकपाल CBI के माध्यम से अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराता है, ये भी मैंने समझाया था। यही तो कारण था कि लोकपाल की ऑटोनॉमी को और बढ़ाया जाए, और क्योंकि लोकपाल को अब इन्वेस्टिगेशन CBI के वाया करवाना है, तो अगर लोकपाल की ऑटोनॉमी इंटरेस्ट इंश्योर करनी है तो CBI भी और ऑटोनॉमस करना होगा, CBI की इंडिपेंडेंस को और बढ़ाना पड़ेगा। तभी तो 2013 के लोकपाल और लोकायुक्त कानून ने कुछ परिवर्तन किए 2003 के CVC कानून में, और CBI में CBI की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में परिवर्तन आए, और CVC कानून में परिवर्तन हुए 2003 वाले, क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त के तहत ये दोनों संस्थाएं उसको काम करके देने वाली थी। इसलिए लोकपाल को और ज़्यादा सशक्त करने के लिए हमें ये परिवर्तन इनमें करने ही पड़े। वो क्या परिवर्तन करने पड़े वो कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन सुनकर के दो शब्द साथ में इकट्ठे समझ में आते हैं, NIA दैट इज़ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और CBI दैट इज़ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत अलग है। CBI बहुत पुराना है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से चला आ रहा है 1941 से, उसके बाद सही नाम से देखें तो 1963 से, लेकिन सही लेवल पे NIA का एस्टेब्लिशमेंट 2008 के, आपको पता होगा 26/11 के हमले मुंबई, उस समय से CBI एग्जिस्ट, उस समय में NIA फिर एग्जिस्टेंस में आया। ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए एक खास दस्ता बनाना पड़ेगा जो तफ्तीश करे, तो NIA का गठन हुआ। तो आज की डेट में टेररिस्ट अटैक, टेरर फंडिंग और उनसे जुड़े टेररिज्म के जो मामले हैं उनको लेकर के NIA इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन CBI का काम क्या है, जितने भी गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए, खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली सेंट्रल होते हैं, लेकिन उसके लिए कंसेंट का कंसेप्ट होता है। वो राज्य दे तो ठीक, ना दे तो कहानी खत्म, वो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी। तो मुद्दा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लेते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो अमूमन सरकारी नौकरों के एंड पर, पब्लिक अथॉरिटी के लेवल पर, सिंपल वर्ड इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी आर द इंस्टीट्यूशंस, दोज आर सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस आर द इंस्टीट्यूशंस एज एन पब्लिक अथॉरिटी। ओके, तो पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर जितनी भी संस्थाएं हैं देश में, उनके तहत कोई करप्शन हो रही है भैया, कुछ भी, उसकी जांच ये करेंगे। किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रहे हैं, एक्साइज, कस्टम, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, बीट एनीथिंग, उसकी जांच ये करेंगे। और या फिर कन्वेंशनल क्राइम जैसे किडनैपिंग, हत्या, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसके नेशनल इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, उसकी करेंगे। जैसे आरुषि हत्याकांड की जांच इन्होंने की थी, और भी बहुत से मामलों में जांच करते हैं, है कि नहीं। CBI का शो देखना है तो सीधा वो CID जो है वो देख लो, इतने सालों से तुमको पढ़ा तो रहे हैं, वो दिखा तो रहे हैं, आई बात समझ में। तो फिर ये NIA से CBI तो अलग हुआ। ये टेररिज्म के मामलों में नहीं जाएगा, NIA टेररिज्म के मैटर एक्सक्लूसिवली देखता है, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मैटर देखता है, ये पब्लिक अथॉरिटी में करप्शन के मैटर देखता है। मेनली एंटी करप्शन बॉडी है, और ये किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, कन्वेंशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिस्टम को भी ये देखता है। इट इज़ क्लियर, कोई दिक्कत, दोनों में अंतर पता हो गया। आगे बढ़े। अब आती हैं इसकी पहले कितनी ओरिजिनल डिवीज़न थी। जब ये बनाया गया था 1963 में इसकी 6 डिवीज़न थी, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट किया गया है जिसकी 7 डिवीज़न। कौन कौन सी डिवीज़न है आपने देखा होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हैं, ऐसे ऐसे करके साफ़ करते हैं, चीज़ों को ले जाते हैं CBI वाले। ओके, तो एक इनकी डिवीज़न है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी,
लगभग 500 के लोग जो है 500 के अराउंड इनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ओके, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं इनके पास। इसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डील करता है तो डिवीजन तो होगी। स्पेशल क्राइम डिवीजन, स्पेशल क्राइम्स की बात की मैंने, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बाय द ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, तो इसकी डिवीजन तो होगी। पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, क्या स्किल्स पॉलिसी के तहत काम करेगा भाई, कैसे कोऑर्डिनेट करेगा राज्य सरकारों के साथ, राज्य पुलिस के साथ, एनआईए के साथ, अदर संस्थाओं के साथ, तो कोई पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन डिवीजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, अब प्रशासनिक कार्यभार भी कोई देखता ही होगा सारा, तो उसकी भी एक डिवीजन है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इसके तहत क्रिएट होगा, जो काम करेगा लोकपाल लोकायुक्त कानून के तहत। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन काम करेगा लोकपाल लोकायुक्त के तहत, लेकिन वो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन में होगा किसके, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ये मैं अभी पढ़ाऊँगा। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बता दिया, तो सारे डिवीजन लॉजिकल है ना भाई, एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिवीजन लॉजिकल है ना, स्पेशल क्राइम वाला लॉजिकल है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस वाला लॉजिकल है ना, कोऑर्डिनेशन वाला लॉजिकल है ना, फॉरेंसिक वाला लॉजिकल है ना, डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला भी प्रोसिक्यूशन वाला भी लॉजिकल है ना, और कौन सा छूट रहा है लॉजिकल मुझसे, सारे तो बता दिए, रट्टे फट्टे क्या मारते रहते हो। 7 डिवीजन मोटा मोटी, ओके, 7 डिवीजन्स के साथ ही आज की डेट में काम करता है। सीधे पहुंच गए कंपोजिशन कौन होता है। सीबीआई के बारे में हमेशा क्या सुनते रहते हो, एक डायरेक्टर, सीबीआई का कौन होता है सिमी, ओके, एंड असिस्टेड बाय, हेड कौन करता है, डायरेक्टर, और असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर्स और एंड एडिशनल डायरेक्टर्स, कई सारे जॉइंट डायरेक्टर्स, कई सारे डीआईजीज, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स, कई एसपीज, मतलब पुलिस के जो रैंक होते हैं वही सारे इनके रैंक। अरे साफ तो कहा मैंने, एक है स्टेट की पुलिस, एक है दिल्ली स्पेशल पुलिस, रैंक तो पुलिस वाले ही चलेंगे ना, ओके, दैट्स इट, दैट इज नथिंग एल्स। पुलिस का भी तो डायरेक्टर जनरल होता है, डीजीपी, इसका भी डायरेक्टर है। डायरेक्टर सीबीआई, इसको सपोर्ट कौन करते हैं भाई, एडिशनल, फिर कई सारे जॉइंट डायरेक्टर, और फिर कई सारे डीआईजीज, और कई सारे एसपीज, और बाकी पुलिस रैंक्स। इसी तरह से ये चलता रहता है। कुल 5000 लोगों की संस्था है भाई, समझ आई, 5000 लोग कर्मचारी हैं सारे, इसी तरह से काम करते रहते हैं। डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर, जैसे अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की वर्ड में कहें तो आईजी, डायरेक्टर का रैंक क्या हुआ, आईजी। तो डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये किसके अधीन, किसके अधिकार क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि सीबीआई डायरेक्टर यानी कि आईजी ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये किसके अधीन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है ना भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ओके। इस पर किसी को कोई जांच परेशानी दिक्कतें, लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि जब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, पीसीए 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी ऑफेंस के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो फिर 2003 के सीवीसी कानून के तहत ये फिर परिवर्तन किया गया है, तब ये सीवीसी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। यानी कि जब भी ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत किसी मामले की जांच कर रहा है, तो इस पर सुपरिटेंडेंस, इस पर सुपरविजरी कंट्रोल किसका है, सीवीसी, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीवीसी इज द एजेंसी, okay, central government is different thing, agencies are different, enforcement directorate, IB, intelligence bureau, research and analysis wing, NIA, CBI, CVCs, they all are agencies, they are different from the government, okay, they are agencies, agencies of the state, agencies of the nation, they are agents of the constitution, of the law, of the land, okay, so that is the concept. तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंडर वाला जो पर्सन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरह से पूरी सीबीआई की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो सीबीआई एडमिनिस्ट्रेशन किसके अधीन है, डायरेक्टर, जो कि आईजी है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का, और ये किसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जब भी ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत ऑफेंस देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, तो किसकी सुपरिटेंडेंस में होगा, ये सीबीसी की। एक परिवर्तन ये किया गया है। अब ये जो डायरेक्टर है 2 ईयर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इसको दिया गया है, पता, पहले इशारों पे नचाया करते थे लेकिन समय बदला और ये परिवर्तन आए। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है 2 साल का। कितना टेन्योर का सिक्योरिटी है, 2 साल का। इनकी रिटायरमेंट की एज, इनकी अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस है, लेकिन रिटायरमेंट की एज, सर्विस कंडीशन, ये वो उसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है। सिंपल कहानी है कि डायरेक्टर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दिल्ली वाले से ही सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन डायरेक्टर के पास 2 साल का टेन्योर का सिक्योरिटी है, ये बड़ी बात है। उसको 2 साल से तो हटा नहीं सकते। जांच चल रही है, करप्शन में जांच चल रही है, मंत्री जी घेरे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, डरो मत, जम करके धड़ाके से जाँच करो, कोई हिला नहीं सकता तुमको। इतनी बात क्लियर हुई।
अब आती है लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 आया तो परिवर्तन क्या आ गए सीबीआई में। सीबीआई को परिवर्तन लाने पड़ने थे क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन विंग के तौर पर ये तो कह दिया लोकपाल से कि लोकपाल का खुद का एक इन्वेस्टिगेशन विंग हो सकता है, जिसके लिए उसे डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन वो मेजॉरिटी केसेस में सीबीआई से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो लोकपाल बनवाने वालों ने फिर कहा यार सीबीआई तो तुम्हारे पिंजड़े में बंद होता है बे, इसको फिर बदलो थोड़ा। कहते ठीक है बदल देते हैं, थोड़ा और निष्पक्ष कर देते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया कि सीबीआई के डायरेक्टर को अब जो कमेटी अपॉइंट करती है उस कमेटी में 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई। ये लोकपाल लोकायुक्त कानून 2013 के तहत ये परिवर्तन लाया गया, इसमें मैंने लिखा भी है। तो अब अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन है, उसको चेयर करेंगे प्रधानमंत्री। कौन चेयर करेंगे? और उसमें होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और उसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट का कोई जज। 2014 में इसमें भी अमेंडमेंट किया गया। लोकपाल लोकायुक्त कानून 2013 में फिर 2014 में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन रखा गया कि लीडर ऑफ सीबीआई के मामले में ये रखा गया कि सीबीआई की अपॉइंटमेंट कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा नहीं है तो फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन इन द लोकसभा को रखोगे आप कमेटी के अंदर। तो इसी बात को लेकर के लोग ये कहते हैं कि फिर जो लोकपाल की कमेटी थी सिलेक्शन कमेटी, उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन वाली शर्त को आप क्यों ना बदल पाए, जब आपने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्त करने वाली कमेटी में एक मिनटी आपने परिवर्तन कर दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा की जगह सीधे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर भी चलेगा। ये परिवर्तन बाकी सब संस्थाओं में भी कर लेते, खासतौर पर लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त में कर लेते। ओके, तो आज की डेट में यथास्थिति क्या बनी हुई है? आज की डेट में यथार्थ क्या है? एक अपॉइंटमेंट कमेटी है जिसमें प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होते हैं, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं उंगली वैसे कर रहा हूँ, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का नॉमिनेटेड जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, इफ नॉट देन द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और ग्रुप इन द लोकसभा। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। पहला अमेंडमेंट पता लग गया। दूसरा अमेंडमेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब लोकपाल और लोकायुक्त के तहत क्या होना था, लोकपाल और लोकायुक्त को शक्तियाँ दी गई हैं कि प्रोसिक्यूशन कर सकते हो। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अब अगर इस्टेब्लिश होगा तो वो किसके अंडर इस्टेब्लिश होगा? समझो ध्यान से, सीबीआई के अंडर। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश किया गया अंडर द सीबीआई। ये सीबीआई के डायरेक्टर के कंट्रोल में होगा। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सीबीआई के डायरेक्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर होगा। इतनी बात समझ में आ गई भैया? लेकिन इसको निष्पक्षता कैसे दी गई है? इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो किसकी रिकमेंडेशन से करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? सीवीसी की। तो सीवीसी रेकमेंड करेगा, उस पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नियुक्त करेगी और फिर वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सीबीआई डायरेक्टर के कंट्रोल में काम करेगा। यानी कि उसका कंट्रोल सीबीआई डायरेक्टर के पास है क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन विंग सीबीआई का है। लेकिन ये लोकपाल लोकायुक्त कानून 2013 के तहत ये परिवर्तन सीबीआई में क्यों किया गया? क्योंकि प्रोसिक्यूशन का काम लोकपाल लोकायुक्त कंडक्ट करवाएंगे वाया सीबीआई विंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। ओके, इट इज़ द स्पेशल कोर्ट सिस्टम। सीबीआई के तहत प्रोसिक्यूशन होता है, ट्रायल चलता है। ओके, सीबीआई कोर्ट्स आपने सुनी होंगी, तो दैट इज़ द सिस्टम। और अब इसमें निष्पक्षता लाने के लिए क्या किया गया है, इस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सीवीसी की रिकमेंडेशन से करेंगे आप और ये कंट्रोल में होगा सीबीआई डायरेक्टर के, और इसे भी 2 ईयर का टेन्योर दिया गया है। ये दूसरा परिवर्तन समझ आ गया। तीसरा परिवर्तन अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी। सेंट्रल गवर्नमेंट एसपी या उससे बड़ी रैंक के पर्सन को अपॉइंट कर सकती है सीबीआई में। सेंट्रल गवर्नमेंट एसपी या उससे बड़ी रैंक के पर्सन को अपॉइंट कर सकती है सीबीआई में, लेकिन उसके लिए उसे एक कमेटी का रिकमेंडेशन चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंटमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? अपनी मर्जी के एसपी और उससे अबव रैंक के बंदे नहीं भर्ती कर सकते, कमेटी की मर्जी से। कमेटी में होंगे सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन, अदर विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो 2 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज ए चेयरपर्सन और एक विजिलेंस कमिश्नर, 4 बंदे मिलकर कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी रिकमेंडेशन करेगी उस पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट एसपी या उससे अबव